नमस्कार, प्रणाम। मैं नृदमन तिवारी हूं और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में होने वाले LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स को लेकर के, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात करी है LLB 5th सेमेस्टर में, 3 ईयर्स के 5th सेमेस्टर में पहला जो आपका पेपर था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, उसके बारे में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका दूसरा पेपर है लैंड लॉज एंड अदर लोकल लॉज फर्स्ट का। और जो आपका ये पूरा सिलेबस है, इसमें मुझे लगता है 2 एक्ट हैं आपके लिए, एक नहीं 3 कह सकते हैं। एक तो आपको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो था उसको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के साथ में। और दूसरा जो आपका एक्ट है यूपी पंचायती राज एक्ट, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। यूपी JDLR का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि ख़त्म तो कर दिया गया है वो, लेकिन उसको UPRC को लागू करने में इतना लंबा समय लगा कि कई बार आपके सिलेबस में यूपी JDLR को ही पढ़ाया गया, UPRC के आने के, पास होने के, पारित होने के बाद भी। और कई सारे ऐसे रेफरेंस कहें या कई सारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपको यूपी JDLR में ज़्यादा ठीक मिल जाता है UPRC की तुलना में। खैर, UPRC आपके सिलेबस में है तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो आपकी पहली यूनिट है वो यूपी JDLR के आसपास ही है कि उसके जो सेलेंट फीचर है, उसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है। और थोड़ा सा उसमें आपको यूपी पंचायती राज एक्ट का जिक्र भी मिल जाता है, जहाँ पे आपको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और LMC लैंड मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, भूमि प्रबंधक समिति के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है। और कैसे इंटरमीडियरीज के इंटरेस्ट का एक्विजिशन किया गया और उसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, कैसे जो मध्यवर्ती थे उनका जो हित है उसको कैसे छीना गया, लिया गया, और उसके प्रभाव में उसका असर क्या हुआ, उसका कंसिक्वेंस क्या हुए। दूसरी जो आपकी यूनिट है जोतदारों के प्रकार को लेकर के, कि जोतदारों के कितने प्रकार यूपी JDLR के समय हुआ करते थे और UPRC में वो कितने बचे हैं। या मैं कहूँ तो UPRC के माध्यम से ही आपको पढ़ना है, क्योंकि लगभग हूबहू एक जैसा है। जो UPRC यूपी रेवेन्यू कोड में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जोतदारों के प्रकार हैं, वही सब पहले वहाँ भी थे। उनके राइट्स क्या क्या हैं। इजेक्टमेंट आपके सिलेबस में है सेकेंड यूनिट में। इजेक्टमेंट का मतलब बेदखली, कब किसी जोतदार को उसकी जोत से, उसके भूमि से बेदखल किया जा सकेगा। तीसरी यूनिट पर जब हम आते हैं तो पट्टे के बारे में है कि पट्टा कैसे कौन दे सकता है और कौन जो से जोतदार हैं जिनके पास है पट्टा देने का राइट टू लीज करने का अधिकार है। सरेंडर और अबेंडनमेंट का आपका टॉपिक है कि समर्पण और परित्याग, समर्पण और परित्याग, ये आपका टॉपिक है कि कब आपकी भूमि आप सरेंडर कर सकते हैं और कब आप ये माना जाएगा कि आपने अपनी भूमि का परित्याग कर दिया है तो वो वापस ग्राम पंचायत के पास, ग्राम सभा के पास चली जाए। अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय LMC, भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा जो भूमिहीन है, ग्राम सभा के अंतर्गत निवास करने वाले भूमिहीन लोग हैं, कब उनको भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। सक्सेशन को लेकर के बात की गई है, उत्तराधिकार को, और जो भू राजस्व है उसको लेकर के बात की गई है। राजस्व, रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो जब भी आप रेवेन्यू पढ़िए तो थोड़ा सा रेंट और रेवेन्यू में अंतर देखते रहिए। रेंट जो है वो कभी हुआ करता था, जिसको लगान कहते थे। यहाँ पे आपकी जो भी चर्चा है वो रेवेन्यू को लेकर के है, राजस्व को लेकर के है। चौथी यूनिट में, चूंकि जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो यूपी रेवेन्यू कोड है, जिसका नाम ही रेवेन्यू कोड है, मीन्स वो पूरा का पूरा कोड रेवेन्यू के लेन देन को, रेवेन्यू के रख रखाव को, रेवेन्यू को ग्रो करने को, रेवेन्यू में वृद्धि करने को समर्पित है। तो जो चौथी यूनिट है वो पूरी की पूरी जो रेवेन्यू को लेकर के जिम्मेदार लोग हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स जो हैं, रेवेन्यू का राजस्व न्यायालय जो है और राजस्व प्राधिकारी जो है, उनको लेकर के है। और इन राजस्व न्यायालयों के पास, राजस्व अधिकारियों के पास क्या क्या काम करने का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा और इनके पास शक्ति क्या क्या है, उसको लेकर के प्रश्न है। आपका टॉपिक है मैप्स, मतलब नक्शा, खसरा, रिकॉर्ड्स, खतौनी जो है, खसरा खतौनी मीन्स जो भी मैप्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, और जो मैप का रिवीजन है, जो पुनरीक्षण है, जो रिकॉर्ड का पुनरीक्षण है वो कैसे होगा, अपील उसकी कहाँ पर होगी, किसकी अपील कहाँ पर होगी, रिवीजन कैसे होगा, रिव्यू कैसे होगा, समीक्षा के पुनरीक्षण कैसे होगा, इस प्रकार को लेकर के आपके सिलेबस में आपका जो टॉपिक है वो है। तो हम अब एक एक करके बात करें अगर कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला जो है वो दोनों में तुलना बहुत ही जरूरी है। दोनों में तुलना मतलब कि यूपी JDLR की, ये आप इस प्रश्न को ऐसे पढ़िए कि यूपी JDLR के होने के बावजूद यूपी रेवेन्यू कोड को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या भूमि सुधार हो चुके हैं जो अब यूपी रेवेन्यू कोड लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट उसका नाम था, जहां पर उस पूरे एक्ट का जो सोल पर्पस था वो था जमींदारी का उन्मूलन करना, और जो भूमि बहुत समय से कहीं बंधक पड़ी थी या भूमि का दुष्प्रयोग हो रहा था, उसका जो दुरुपयोग हो रहा था, उसको कैसे सुधारा जाए, उसकी गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए। तो आप ये देखिए
कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का जो ऐतिहासिक विकास है, जब ऐतिहासिक विकास आप पढ़ेंगे तो आपको जाहिर सी बात है यूपी जेडीएलआर के उन्मूलन में जाना पड़ेगा कि यूपी जेडीएलआर को खत्म करने की जरूरत क्यों पड़ी, यूपी जेडीएलआर में क्या लैचेस थे, क्या कमियां थी जो यूपीआरसी को लाना पड़ा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो विकास है और विशेषता है, दोनों आप पढ़ करके आइए। जब आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर आप तुलना करते हुए पढ़ेंगे यूपी जेडीएलआर से। दूसरा जो आपके लिए सवाल है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत, बहुत मुंह से बिल्कुल कॉमन तरीके से निकाल देते हैं हम लोग, कभी ग्राम सभा को ग्राम पंचायत समझ लेते हैं, ग्राम पंचायत को ग्राम सभा समझ लेते हैं, लेकिन आप देख करके आइए कि यूपी पंचायती राज एक्ट में किस संख्या को, किस जनसंख्या को, किस भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या को ग्राम सभा कहा गया है, और उस ग्राम सभा में से कितने लोग अगर कहीं निकल करके एक कार्यालय में बैठे हुए हैं तो उनको ग्राम पंचायत कहा जाएगा। ग्राम पंचायत का मतलब एक प्रधान प्लस कुछ मेंबर जो कि जनसंख्या के आधार पर यूपीआरसी में लिखे हुए हैं कि एक्स जनसंख्या है तो इतने मेंबर उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत होंगे। और यही ग्राम पंचायत जब भूमि संबंधी कार्य का निष्पादन करती है, जब वो लैंड से संबंधित मसले सुनती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, उस पर निर्णय लेती है, उसके रखरखाव पर काम करती है, उस पर कर लगाती है, उसका अलॉटमेंट करती है, तो वही ग्राम पंचायत किस प्रकार से भूमि प्रबंधक समिति में तब्दील हो जाती है, कैसे एलएमसी लैंड मैनेजमेंट कमेटी बन जाती है। तो मुझे लगता है ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है कि जब वो भूमि का काम देखते हैं, सामान्य काम देखते हैं तो ग्राम पंचायत, और जब वो केवल और केवल भूमि का काम देखते हैं तो एलएमसी हो जाते हैं, भूमि प्रबंधक समिति हो जाते हैं। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का गठन, दोनों का कार्य क्या है, दोनों के पास दायित्व क्या है, उसको देखते हुए आपको आना है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो सबसे पहली चीज तो आपको देखना है कि टेन्योर होल्डर का मतलब क्या होता है, जोतदार का मतलब क्या होता है। किसी समय में 16 हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में वो 4 बचे हैं। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, बीटीआर जिसको बोलते हैं, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स जिसको बीएनटीआर बोलते हैं, आसामी, और चौथा गवर्नमेंट लेसी। गवर्नमेंट लेसी का मतलब कि सरकारी पट्टेदार, जिसको सरकार ने भूमि लीज पर दी है, पट्टा किया हुआ है एक सर्टेन समय के लिए या किसी निश्चित उपयोग के लिए, तो उसको सरकारी पट्टेदार कहते हैं। आसामी को देख लीजिए। तो पहली चीज तो आप जान लीजिए कि चारों प्रकार उसके कौन कौन से हैं, और सबसे ज्यादा अगर पूछा गया है तो बीटीआर का और आसामी का राइट्स पूछा गया है। तो जब आप दो जोतदारों के प्रकार देख रहे हैं तो 16 तो पढ़ने नहीं है, 4 पढ़ने हैं। चारों के थोड़े थोड़े अधिकार आप देखते आइए। जो अधिकार भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स के हैं उसी को काटते हुए बीएनटीआर के और आसामी के अधिकार हैं, और बीटीआर के जो अधिकार हैं मींस भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स के, उसके अधिकार और थोड़े बहुत अधिकार गवर्नमेंट लेजी के एक जैसे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप बीटीआर के सारे राइट्स पढ़ लेंगे तो उसी राइट्स में से काटते काटते आपको उन सारे लोगों के भी राइट्स मिल जाएंगे। सवाल आता रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत जो मान्य खातेदार हैं उनके विभिन्न वर्गों का वर्णन कीजिए। या सवाल इस प्रकार का भी आया है कि संक्रमणीय या संक्रमणीय इस प्रकार के जो खातेदार हैं, जो जोतदार हैं, उनके अधिकारों की विवेचना कीजिए। संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकारों की विवेचना कीजिए। बेदखली को लेकर के सवाल हर बार आया है। इजेक्टमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। इजेक्टमेंट का मतलब यह है कि कब आपको आपकी भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपको एक लैंड लीज पर मिली थी जो आपको 5 साल के लिए मिली थी, और 5 साल के बाद भी आप उस पर काबिज हैं, तो जाहिर सी बात है आप इजेक्ट हो जाएंगे, आपको बेदखल किया जाएगा। दूसरा, अगर हम देखें, अगर आपको कोई भूमि मिली थी कि आप उस पर एग्रीकल्चर का काम करेंगे, कृषि का काम करेंगे, फिशरीज का काम करेंगे, या सब्जी का काम करेंगे, बागानी का काम करेंगे, आप उस पर बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बेदखल कर दिया जाएगा। अगर आप रेवेन्यू चुकाने में लंबे समय से कोताही बरत रहे हैं, अगर आप सरेंडर अलग चीज़ है, अगर आप रेवेन्यू को चुकाने में लंबे समय से कोताही बरत रहे हैं, भाग रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको इजेक्ट किया जाएगा। तो इजेक्टमेंट का मतलब क्या है, बेदखली का मतलब क्या है, कब आपको बेदखल किया जाएगा, और इजेक्टमेंट में सबके अलग अलग ग्राउंड्स हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। तो इजेक्टमेंट के बाद जो आपके लिए आगे अगला सवाल जरूरी सवाल है, इजेक्टमेंट में कभी कभी ये भी सवाल पूछा गया है कि अगर आपको गलत तरीके से इजेक्ट कर दिया जाए, अगर आपको गलत बेदखल कर दिया जाए, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या उपाय हैं। बकाया जो लैंड रेवेन्यू है, जो बकाया माल गुजारी है, बकाया जो आपका कर है जिसको बोल लें, तो उसको कैसे वसूलेंगे, उसकी प्रक्रिया का कैसे क्या व्यवस्था है, उसको लेकर के खूब सवाल पूछा गया है, तो वो भी देख करके आइएगा। अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय लैंड मैनेजमेंट कमेटी, भूमि प्रबंधक समिति द्वारा जो भूमि का आवंटन किया जाता है, भूमि का आवंटन करने में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भूमि का आवंटन करने में एक श्रेणी बनी हुई है। उस श्रेणी में कई प्रकार के लोग हैं, जैसे विलेज आर्टिसन हैं, किसी शहीद की विडो हैं, या शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के जो भूमिहीन लोग हैं,
शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो भूमिहीन लोग हैं, किसी सामान्य परिवार की अगर विडो है, इस प्रकार की एक चेन बनी हुई है, चेन नहीं, एक हायरार्की बनी हुई है। उस हायरार्की में ये चीज़ आप गौर करिएगा कि अगर नीचे वाला नहीं है तभी ऊपर जाएंगे, मीन्स कि एक आदमी को एक्सक्लूड होना पड़ेगा। अगर एक आदमी एक्सक्लूड हो रहा है, कैटेगरी एक्सक्लूड हो रही है, तभी अगले को प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें से आप किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा लैंड का अलॉटमेंट है, वो वाला सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। सरेंडर अबेंडनमेंट जब पूछा गया है तो कभी कभी उसको किसी के साथ में पूछा गया है, जैसे AB करके पूछ लिया गया, तो उसमें थोड़ा सा लीज के बारे में पूछा गया, थोड़ा सा सरेंडर अबेंडनमेंट के बारे में पूछा गया। जब आप चाहते हैं कि आप भूमि अपनी सरेंडर कर दें क्योंकि आप लंबे समय से जुताई बुआई नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपकी भूमि, चूंकि सरकार की मंशा ये है, शासन की मंशा ये है कि भूमि खाली बिना सिंचित बिना बोई पड़ी नहीं रहनी चाहिए, उस पर कुछ जुताई बुआई होनी चाहिए ताकि राजस्व मिलता रहे और भूमि की जो गुणवत्ता है वो खराब ना हो। तो अगर आप चाहें तो सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से भूमि पर कोई राजस्व नहीं चुका रहे हैं और आप भाग रहे हैं, बाहर हैं, या आप उस पर काम नहीं करना चाहते हैं, तो कभी ये माना जाएगा कि लेखपाल अगर उसको अपने दस्तावेज में दिखाएगा कि 3 फसली वर्ष से लगातार इस पर कोई भी काम धाम नहीं हो रहा है, पैसा रुपया नहीं मिल रहा है, पैसा रुपये से मेरा मतलब कर्ज है, तो माना जाता है कि वो जब भूमि आपने अबेंडन कर दी है, आपने परित्याग कर दिया है, छोड़ा हुआ है, आप उस भूमि से काम नहीं है, तो उसको अबेंडनमेंट कहते हैं। तो दोनों छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, देख लीजिएगा। राजस्व परिषद को लेकर के खूब सवाल पूछा गया है। राजस्व परिषद का गठन कैसे होता है, उसकी शक्ति क्या है, और राजस्व परिषद के साथ साथ उसके पुनर्विलोकन की शक्ति पूछी गई है। कहाँ कहाँ पर अपील नहीं की जा सकती है, यह सवाल पूछा गया है। और हाँ, तो जो मुख्य सवाल है, चूंकि रेवेन्यू को लेकर के प्रदेश में जो सबसे बड़ी अदालत कहें या फोरम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत जो सबसे बड़ा फोरम है राजस्व के मामले को सुनने का, सुलझाने का, वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व परिषद, जो यहाँ लखनऊ में है। तो उसमें आप देखिए कि रेवेन्यू बोर्ड का गठन कैसे होता है, उसमें शक्तियाँ क्या है उसके पास, कौन सी चीज़ों का वो पुनर्विलोकन कर सकते हैं, और अपील को लेकर के सवाल पूछा गया है। दूसरी चीज जो इसमें एक टॉपिक और है कि जैसे एक सवाल एक बार पूछा गया कि 2-3 लोग के विषय में आपको पढ़ना है, लेखपाल के विषय में देख लीजिए, कलेक्टर के विषय में देख लीजिए कि उनको कौन कौन से रजिस्टर का रखरखाव करना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड्स, तो आपको ये वहाँ पर देखना है कि खसरा प्राथमिक रूप से कौन बनाता है, उसका रखरखाव कौन करता है, खतौनी प्राथमिक रूप से कौन भेजता है तहसीलदार के पास या नायब तहसीलदार के पास, कौन बनाता है उसको, कौन अपने दस्तावेज में अंकित करता है। तो वहाँ पर रेवेन्यू अथॉरिटी के रूप में आपको लेखपाल के थोड़े से काम को, थोड़े से तहसीलदार के काम को, और थोड़ा सा आपको कलेक्टर के काम को देखना पड़ेगा कि किन किन लोगों का, किन किन चीज़ों का उसको रखरखाव करना होता है। कभी कभी प्रॉब्लम पर सवाल पूछे गए हैं, जहाँ पर जो सक्सेशन की बात करें तो कभी कभी प्रॉब्लम बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। कभी कभी आपको पूछा गया है कि जैसे एक सवाल है कि एक पूर्ण अधिकार वाली स्त्री भूमिधर अपने पीछे अपने पुत्र, पुत्री, भाई, बहन को छोड़कर मर जाती है, तो उत्तराधिकार के क्रम का निर्धारण करिए। यह सवाल मेरे लिए भी और किसी के लिए भी मुझे लगता है थोड़ा सा पेचीदा रहा है। 10 सवाल आने हैं, 5 आपको करने हैं, सारे करने नहीं हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि आपके पास जो कंसेप्चुअल सवाल हैं उसको ज़्यादा करिए, प्रॉब्लम बेस्ड सवाल जो है थोड़ा सा उसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो करिए, तो थोड़ा सा इसको आप इसकी हायरार्की जरूर देखिएगा सक्सेशन में, कि अगर कौन नहीं है तो फिर किसको, वो नहीं है तो फिर किसको, वो नहीं है किसको, इस प्रकार का आपको सवाल पूछा गया है। तो ये है आपके बड़े सवाल हैं। न्यायगमन को लेकर के सवाल कई बार पूछा गया है, कई बार मीन्स अभी अंतिम बार भी वो पूछा गया था सवाल। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। आपको यूपी ZLR के, यूपी रेवेन्यू कोड के फीचर्स को तुलनात्मक उसका अध्ययन करना है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, लैंड मैनेजमेंट कमेटी को भी देखते आइएगा। टेन्योर होल्डर के राइट्स, उनकी क्लासेस को देखिए, इजेक्टमेंट पढ़िए, और अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय मैनेजमेंट कमेटी देखिए, लैंड रेवेन्यू वसूलने का तरीका देखिए, सक्सेशन को लेकर के थोड़ा सा देख लीजिएगा। रेवेन्यू कोड, रेवेन्यू अथॉरिटीज को लेकर के कायदे से तैयार होकर के आइए। रेवेन्यू कोड में जहाँ तक बात है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खूब पूछा गया है। अथॉरिटीज़ में कभी कभी कलेक्टर को लेकर के सवाल पूछा गया है, और कभी कभी लेखपाल को भी लेकर के सवाल पूछा गया है। तो ये आपके लिए लैंड लॉज एंड अदर लोकल लॉज के जरूरी सवाल थे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका अगला पेपर जो भी है उसको लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। ADR का है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का है, थोड़ा सा लेंदी है, उनके सवालों को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तैयारी जोरदार करिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। समय लंबा है आपके पास, तो आपका पेपर 6 जनवरी से। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।